कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर बैठी ईडी की जांच पर बोले अनुराग भदौरिया, हिमांशु भदौरिया पर उठाई उंगली। इस डिबेट वीडियो में आप सभी को यह पता चलेगा कि कौन सही है, कौन गलत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस डिबेट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आप सभी के लिए ऐसे ही नए नए डिबेट लाते रहेंगे, तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें। 14 जून 2022 को लगभग 11 घंटे, उसके बाद 15 जून को लगभग 8.5 घंटे, 20 जून को 12 घंटे और 21 जून को 11 घंटे। अब उनसे इतनी पूछताछ हुई थी, उसके बाद आप लोग बार बार ललकारते थे कि चार्जशीट कहाँ है। अब चार्जशीट फाइल की उन्होंने, और इस देश में तमाम केसेस जो है उनकी लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती है, कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। अभय दुबे जी ने कहा कि जज साहब ने कहा कि डिरेल करने के लिए डेट ले रहे हैं, कृपया दिखा दें कहां जज साहब ने बोला है। और अगर जज का काम, जज ये नहीं कहेगा कि डिरेल करने के लिए कर रहे हैं, सीधे जज ये आदेश करेगा कि फला तारीख तक अंतिम समय है, आप चार्जशीट फाइल करिए। इसलिए इस ढंग के बचकाने तर्क देने से बचना चाहिए। और अंजना जी, मैं पुनः कह रहा हूं, अगर वित्तीय स्थिति खराब हो रही थी तो सिर्फ 2 प्रश्न हैं। कांग्रेस की तथाकथित अपार लोकप्रियता रहते हुए जब कांग्रेस की 400 की मेजॉरिटी की सरकार थी, अभय जी याद होगा 42% वोट मिला था, मगर कांग्रेस का कार्यकर्ता भी खरीद नहीं रहा था अखबार को। तभी तो अखबार इस वित्तीय स्थिति में पहुंचा। फिर आपकी सरकार थी नरसिम्हा राव के समय, फिर भी नहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता खरीद रहा था। अब चलिए वित्तीय स्थिति फिर भी खराब हो गई, कार्यकर्ता नहीं खरीद रहे थे, तो आपकी सरकार तो विज्ञापन दे के बचा सकती थी। बहुत मामूली विज्ञापन देने थे। 10 साल में 3 अखबारों को मिला के 100 करोड़ का विज्ञापन देना आपके लिए बाएं हाथ का खेल था भाई। ये कांग्रेस पार्टी तो अपनी दुकान है, उसी दुकान से कहते थोड़ा सा कम से कम एडवर्टीजमेंट ही दे दो मेरे उसको। ये तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का है। ये साफ दर्शाता है कि आप स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की जो भावना से जुड़ी हुई, क्योंकि प्रशांत भूषण जी ने भी ये कहा था, याद करिए, शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी के पिताजी, कि उनके पास भी एसोसिएटेड जर्नल के शेयर्स थे आजादी से पहले के जमाने के, जो उन्होंने केस में लगाए भी थे कि ये सारे शेयर होल्डर्स कहां हैं, इनको क्या मिला, बगैर इनसे पूछे हुए कैसे ट्रांसफर हो गया। दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, शांति भूषण जी कोर्ट गए थे कि जो शेयर होल्डर्स थे और जो आजादी के पहले के जमाने में, नेहरू के जमाने तक के शेयर होल्डर्स थे, उनकी कंसेंट के बगैर ट्रांसफर कैसे हुआ। बहुत लूप होल हैं, इसीलिए दर्शाते हैं केवल सत्ता पे कब्जा करने के लिए। और आपने कहा भारतीय जनता पार्टी अखबार निकालती थी, अटल जी के जमाने में हमारी सिर्फ एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम कमल ज्योति था, कोई अखबार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं निकलता था। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज ये दिख गया है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार करने के मामले में सिर्फ सरकार ही नहीं, राज्य सरकार ही नहीं, अपनी पार्टी ही नहीं, अपने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की विरासत को भी भ्रष्टाचार के लिए बाकी नहीं छोड़ती थी। ये आज साबित हो गया है। चलिए ठीक है, एक बार अपने दर्शकों को बता दें किस तरह से पूरी जो कंप्लेंट है उसमें सोनिया गांधी का नाम डाला गया है, राहुल गांधी का नाम डाला गया है। आ रही हूँ, बाकी 3 मेहमान इंतजार कर रहे हैं। दरअसल चर्चा मुर्शिदाबाद पे होनी थी। अब तीनों प्लीज 5 मिनट और रुके, उसके बाद से उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो 3 बड़े प्लेयर्स हैं, देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आरोप क्या है, 90 करोड़ का लोन एजेएल को, है ना, एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया को लिमिटेड को आप 90 करोड़ के लोन देते हैं। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जो है, द कंपनी दैट पब्लिश द नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर, ओन्ड वास्ट रियल एस्टेट, जिसका बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स है, रियल एस्टेट है, उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। अब यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को लेकर ये पूरा बखेड़ा है ना, जिसको लेकर आपको अभय दुबे जी जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी को अगर आप देखिए, तत्कालीन कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी कंपनी के डायरेक्टर थे। 38% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर थे। बाकी जो 24% शेयर्स हैं वो मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के पास थे। सुमन दुबे को भी नामजद किया गया है इस पूरे केस में। मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो चुका है और उसके बाद से 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी का ये आरोप लगता है। तो ये जो एजेएल को लेकर, माफ कीजिए, यंग इंडिया लिमिटेड को लेकर जो ये तमाम आरोप है, जिसमें ये सब नाम है, इसका कुछ तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा ना सर। आज सेक्शन 25 कंपनी एक्ट 1956 बता दीजिए। एक संपत्ति का एक इंच भी कोई खरीद बेच नहीं सकता। हमने तो प्रोटेक्ट किया ताकि हमारी जो विरासत है आजादी के आंदोलन की वो बची रहे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं मुकदमे में ये एविडेंस प्रोड्यूस कर पाए। बिल्कुल ठीक कहा सुधांशु जी ने कि सुब्रमण्यम स्वामी जी का केस था, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी को एक के बाद एक वो तारीख पर तारीख लेते थे। वो कहते थे कि कभी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग है, कभी कहते थे मेरा अधिवेशन है, तो जज साहब ने कहा रिकॉर्ड पर
कि ये टाइम बाय मत कीजिए सुधांशु जी, पढ़िए कम से कम आप समाचार पत्रों की खबरें पढ़ लीजिए, इंडिया टुडे की खबरें पढ़ लीजिए, उसने भी प्रकाशित किया है कि आप टाइम बाय मत कीजिए, आप एविडेंस दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं एविडेंस के लिए हायर कोर्ट जाता हूं। हायर कोर्ट में स्टे लेकर रखा था साहब, क्योंकि प्रमाण नहीं थे उनके पास। मैं फिर कहता हूं कोई प्रमाण नहीं है, और वक्त अभी शो के रहते मैं कोशिश करूंगा कि इनकम टैक्स बनाम भारतीय जनता पार्टी का जो मुकदमा था उसका भी मैं खुलासा करूं कि कैसे ये अखबार निकालते थे और एक कंपनी में भारतीय जनता पार्टी के चंदे से एक प्राइवेट कंपनी का इन्वेस्टमेंट था जो इनकम टैक्स का इनको नोटिस आया था। तो हमने कोई प्रतिशोध की कार्रवाई उस वक्त नहीं की कि आप जब एक बार ईडी इस केस में क्लोजर फाइल कर चुका है, जब ये एविडेंस बता दीजिए क्या एविडेंस प्रोड्यूस किए इन्होंने। ठीक है, तो आज ईडी ने चार्जशीट क्यों दाखिल के लिए हमने टाइम मांगा था, चार्जशीट में नामजद करके ईडी ने क्यों किया आज फिर? नहीं, चार्जशीट दाखिल करने का अर्थ प्रमाण को सिद्ध कर देना नहीं होता है। चार्जशीट सरकार के दबाव में दाखिल की, क्लोजर रिपोर्ट के बाद सर मेरा सवाल तो समझिए दुबे जी, मेरा सवाल ये है कि आप बार-बार शुरू से आप एक ही दलील दे रहे हैं कि क्लोजर रिपोर्ट ईडी फाइल कर चुका है, ठीक है, वही ईडी अब चार्जशीट क्यों दाखिल कर रहा है, ये समझाइए ना। तो ये अगर कर रहा है तो फिर उनका पुराना स्टैंड क्लोजर रिपोर्ट वाला तो स्टैंड कैंसिल्ड ना। ये तो आप इंडिया टुडे की खबर पढ़िए ना, 2015 की। सरकार दबाव बनाया, वो जो डायरेक्टर थे उनको ट्रांसफर कर दिया। आरोप लेकिन कब तक चलेगा? अगर कुछ नहीं होगा चार्जशीट में, 25 अप्रैल को सुनवाई होगी, मामला क्वॉश हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो सुधांशु जी ने बोल दी। सुधांशु जी ने बातों बातों में कह दिया, अरे क्या था 25 लाख रुपए के हिसाब से ऐड दे देते, पेपर बच जाता। मतलब यही सब हो रहा है सरकार में। ये किसी चीज को बचाने के लिए किस तरह से तरीके अपनाते हैं, सुधांशु जी खुद ही कह रहे हैं। अरे 25-50 लाख किसी से कंपनी से दिला देते, 2G 3G हो रहा था उसी कंपनी से दिला देते, ऐड वेड दिला देते तो भी बच जाता। अरे भ्रष्टाचार कराने का तरीका बता रहे हो टीवी चैनल पे, इसके मतलब आप यही तरीका अपना रहे हो। वाह, धन्य हो प्रभु आपको। ये ऐसी सरकार चला रहे हैं क्या आप? ऐसे पत्रकारों को अब ऑबलाइज कर रहे हैं या पेपरों को ऑबलाइज कर रहे हैं इस तरह से कि एड वेड दे दो, उसके बाद से पेपर चलता रहेगा? ये दलील ठीक नहीं है। इससे आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आप किस तरह का व्यवहार चला रहे हैं, किस तरह की प्रक्रिया चला रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, औरों के ख्यालात की लेते हो बहुत तलाशी, औरों को ख्यालात की लेते हैं बहुत तलाशी, अपने गिरेबान में झांक के तो देखो। झांकिए सुधांशु जी, कराने का तरीका बता रहे हो जल्दी से, फिर मैं आ रही हूँ नीरज जी। झांकिए अपने गिरेबान में। मुझे लगता है भदौरिया जी को शायद भदौरिया जी को जानकारी है नहीं है मैं क्या बोल रहा था, उस किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था। अच्छा। शायद इनको पता नहीं है अपना प्री वाला टेप रिकॉर्ड। भाई साहब, एक कारपोरेट लॉबिस्ट से बात होती थी पत्रकारों की, सुनो मेरे भाई कान खोल के। एक कारपोरेट लॉबिस्ट थी जो बात करती थी कि अमुक विभाग अमुक मंत्री को मिलना चाहिए, नहीं तो कहते थे नहीं ये वाला डिपार्टमेंट इसको दे दिया जाए, ये वाला विभाग इसको दे दिया जाए। यानी वो पैसे दिए जा रहे थे, ये किसको दिए जा रहे थे? कांग्रेस पार्टी को दिए जा रहे थे। गजब है साहब, कांग्रेस पार्टी ने, आपको तो पता नहीं है, अरे सद्दाम हुसैन से बोलकर रिपोर्ट में पैसे ले लिए थे, तेल के बदले कूपन। मतलब कहां कहां से हो। मैंने कहा ना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आप विज्ञापन नहीं दिलवा सकते। चलो, उन्होंने कहा ना कि घर घर हर घर तिरंगा, आप कहते हैं घर घर नेशनल हेराल्ड खरीदो, उठ जाता अखबार, क्यों नहीं उठा पाए? इसका मतलब या तो नियत फर्जी थी, या कार्यकर्ता फर्जी थे, या हकीकत उसकी थी। बताइए मुझे। इसीलिए मैंने कहा शायद आपको राडिया टेप और वो सब चीजें नहीं ध्यान होंगी, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला था। इसीलिए भाई साहब, जब डिबेट में बैठिए तो पूरा ध्यान रखना चाहिए, डिबेट के अंदर बाहर की तरफ नहीं। सुधांशु जी सुन लीजिए। सुधांशु जी देखिए, सवाल ये नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल है कि आपकी नियत क्या है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, उसका एक ही धर्म तो है, विपक्ष को टारगेट करना। अगर विपक्ष कुछ भी कहता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, आपका एक ही काम है कि विपक्ष को टारगेट करना, विपक्ष को बोलने देना, विपक्ष को डराना। यही तो कर रहे हैं आप। क्या आपने नहीं किया? इतने दिन से क्या करते आ रहे आप? संविधान का अपमान अगर किसी ने किया तो आपने किया ना। विपक्ष की राय नहीं मानना, विपक्ष की बात नहीं सुनना, विपक्ष को दबाना, यही तो संविधान का अपमान है जो आप करते चले आ रहे हो। क्या आपने नहीं किया तो बता दीजिए। क्या पार्लियामेंट से आपने 140 सांसदों को निलंबित नहीं किया, बिल पास नहीं किया तो बता दीजिए। आप तो हमेशा यही करते चले आ रहे हैं। आप लगातार हमने देखा 2 दिन से पश्चिम बंगाल की घटना की बात हो रही है। बिल्कुल मैं निंदा करता हूं, वहां हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में जिस तरह तलवारें लहराई गई, जिस तरह से दलित एक सांसदों को डराया गया, इसके मतलब क्या था? वो वहां एक पूर्व मुख्यमंत्री को बोला जा रहा है गोली मार देंगे, तो क्या आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते थे? आप पश्चिम बंगाल की आवाज उठाओगे, लेकिन यहाँ पे अगर आगरा में कोई घटना उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही तो उसमें आवाज नहीं बोलोगे। ये आपकी दोहरी नीति है, ये आपका कानून व्यवस्था होती है, ये आपकी मानसिकता है कि पश्चिम बंगाल में बोलोगे, उत्तर प्रदेश में नहीं बोलोगे। कैसी राजनीति पैदा करना चाहते हो? हिंदू से लड़ा रहे हो, नहीं हिंदू मुस्लिम से लड़ा रहे हो, पूरे समाज के अंदर आपने लड़ाने का ठेका रखा है क्या?
कौन से बोलो जो तलवार सेना है? कौन सी सेना? अन्य 3 मेहमान, 2 मेहमान अभी इंतजार कर रहे हैं। फौज को हम जानते हैं कि सेना है। ये नई नई सेना अगर सब जातियों की पैदा हो जाएगी तो हिंदुस्तान कैसे चलेगा? अंजना जी, एक विषय देखिए, मुझे लगता है कि अनुराग भदौरिया जी, मैं देखिए इनकी बातों को एक लाइन में जवाब देता। अंजना जी, आजकल आपका एक 9 बजे शो आता है जिसमें आपका एक एआई वो बन के आता है, अंजना 2। मुझे लगता है अनुराग भदौरिया जी के लिए तो हर डिबेट में एक एआई इनका प्रोटोटाइप काफी है, और एआई की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल इंटेलिजेंस से चल जाएगा, कॉमन इंटेलिजेंस है। ये तो हर डिबेट में एक चीज का टॉपिक बोलेंगे, विषय कुछ भी हो, इनके लिए तो चैट जीपीटी की भी जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए क्या विषय है और वो लेके, मैं दर्शकों से कहता हूं डिजिटल जमाना है, आप कीवर्ड्स डालिए, टॉपिक कुछ भी होगा, भदौरिया जी के शब्द भी वही होंगे, तेवर भी वही होगा, हाथ का एक्शन भी वही होगा। क्योंकि आप टॉपिक में कुछ बोल ही नहीं रहे, तो अब आपकी इन बातों का मैंने पहले ही जवाब दिया। 2012 का केस, अक्टूबर 2013 में चार्जशीट हो गया, फिर आप हाथ में मजाक बोलने लगे, विपक्ष पीछे, विपक्ष पीछे। भाई ये क्यों नहीं ध्यान देते डिबेट में रहते हुए? इतनी देर में तो मोबाइल से भी सर्च कर लेना चाहिए था केस। नीरज जी और इसके सत्यप्रकाश जा रही हूं इसके बाद, क्योंकि टॉपिक देखिए बड़ी खबर आ गई और ये खबर बहुत मायने रखती है। नीरज जी, ये आरोप जो लग रहा है कि सरकार, मतलब ये कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला औपचारिक बयान जयराम रमेश का यही आया है कि राजनीतिक द्वेष से ये हो रहा है, बदला ले रही है, दम है इसमें क्यों? आप तो साथी हैं, बताइए। अगर अब देखिए, अब नेशनल हेराल्ड के मामले में लगातार मैं बहस सुन रहा था, अगर विद्वेष से हुआ है तो कांग्रेस पार्टी तो कटघरे में आ जाएगी।